नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब में और मेरा नाम है हिमांशु। तो जैसे कि आप टाइटल देख के समझ चुके होंगे कि आज की हमारी वीडियो होने वाली है अज़रबैजान, अर्मेनिया और इंडिया के जो रिलेशंस हैं और आज के टाइम में जो नया डेवलपमेंट हुआ है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो जैसे कि रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ इंडिया डिफेंस के मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा है अर्मेनिया को, और अज़रबैजान की मीडिया आउटलेट ने क्लेम किया है कि इंडिया जो है सप्लाई कर रहा है वेपनरीज को अर्मेनिया को। ठीक, तो देखो जनरल पर्सपेक्टिव से तो आपने कई तरफ से सुन लिया होगा कि ठीक है, इंडिया सप्लाई कर रहा है अर्मेनिया को, अज़रबैजान और अर्मेनिया के बीच में बायलेटरल डिस्प्यूट्स हैं, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ऐसे करके कि किसकी किससे दोस्ती है, किससे किसकी लड़ाई है, ये सब आपको पता होगा। बट आज हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस टॉपिक को ही, और इस टॉपिक में हम लगाएंगे चाणक्य दी हुई मंडल सिद्धांत की नीति, जो कि उन्होंने 2500 साल पहले अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखी थी। और आपको मैं पहले समझाऊंगा कि मंडल सिद्धांत क्या होता है, ठीक, और फिर हम मंडल सिद्धांत के अंदर ही जो आज की चीज़ें हो रही हैं उनको अप्लाई करेंगे, और फिर देखो आपको कितना मज़ा आएगा कि यार 2000 साल पहले किसी आदमी ने आके ये चीज़ लिख दी जो आज भी रेलिवेंट है। और आप कभी नहीं भूलेंगे मंडल सिद्धांत, देखिए कितना रेलिवेंट है आज भी। इंडिया चाहे तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंटीग्रेट करें ना, अगर चाणक्य की जो फॉरेन पॉलिसी थी तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। एकदम रियलिस्टिक अप्रोच थी चाणक्य की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट हमारा वही है कि अज़रबैजान ने प्रोटेस्ट किया है, शिकायत करी है कि भाई इंडिया पिनाका मल्टी जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं रिपोर्टेडली रीच राइवल अर्मेनिया बाय ईरान। तो यही कहने का मतलब कि अज़रबैजान ने कहा है कि भाई इंडिया का जो पिनाका, असल में ये एक डिफेंस सिस्टम है, ठीक, पिनाका का। जैसे S-400 रशिया का है, वो बहुत एडवांस लेवल का है, तो उसी का कह सकते हैं एक लोअर वेरिएंट कह लो आप। पिनाका इंडियन मेड है, ठीक है। तो इंडिया का ये अपना एयर डिफेंस सिस्टम है और इंडिया आर्मीनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐसा क्लेम किया है अज़रबैजान ने, ठीक है। तो ये तो क्या कॉन्टेक्स्ट। अब देखो आगे बढ़ने से पहले ना एक बार पढ़ लेते हैं कि आपने जो चाणक्य थे उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं और क्या उनकी उस समय के हिसाब से पॉलिसी थी, ठीक, समझते हैं और फिर हम आज की चीज़ों को उसमें अप्लाई करके देखेंगे। आइए फिर। सो दोस्तों, करीबन मान के चलिए कि 2400 से 2500 साल पहले, 4th सेंचुरी BC में चाणक्य ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के अंदर मतलब ऐसा नहीं अर्थशास्त्र है तो उसमें इकोनॉमिक्स चीज़ें थी। अर्थशास्त्र एक ऐसी किताब थी जिसमें लाइफ के हर पहलू से डील किया गया था, और मेनली वो किताब थी आपकी जियोपॉलिटिक्स की और स्टेट क्राफ्ट की, कि कैसे स्टेट या पॉलिटिक्स को हैंडल करना है। और मेनली उसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, फॉरेन पॉलिसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव को दिखाया गया था, जो आज भी कई सारी कंट्रीज़ फॉलो करती हैं, अलग अलग नाम से करती हैं ऑब्वियसली, बट मेन फंडामेंटल आइडिया सेम है, ठीक है। तो देखो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि पुरुषार्थ होता है, इंसान के जीवन के 4 गोल होते हैं, ठीक है ना, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंगली। तो उसमें कौन कौन से 4 गोल हैं हमारे? एक तो धर्म है जो कि मोरालिटी है, एथिक्स है। मोक्ष है, मतलब आपने स्पिरिचुअलिटी को अचीव कर लिया, निर्वाण पा लिया, मोक्ष। काम है जो कि मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं आपके, ठीक है, जिसमें आपके साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो प्लेजर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो सब चीज़ें आती हैं। और फिर आता है अर्थ। अर्थ मतलब इकोनॉमिक थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, पैसा, सबसे बढ़िया पैसा, ठीक है। तो देखो चाणक्य के अकॉर्डिंगली अर्थशास्त्र के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल है ह्यूमन लाइफ का वो है अर्थ। मतलब चाणक्य कहते हैं कि मटेरियल वेलबींग सबसे इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए। अब उस टाइम पे अर्थ मतलब इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए सोर्स क्या हो सकता था? ऑब्वियस सी बात है, सोर्स होता था आपके पास लैंड, क्योंकि लैंड होगा तभी आप खेती करेंगे, टैक्स आएगा, प्रोडक्टिविटी होगी। उस समय इंडस्ट्रीज तो थी नहीं एज सच, सो लैंड सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था। लैंड कैसा आएगा? लैंड आता था कॉन्कर करके, आप लैंड को छीनेंगे, आप जीतेंगे। और लैंड आप किससे छीनेंगे? अपने नेबर कंट्री से। आपका नेबर स्टेट जो है, नेबर किंग जो है, उस समय कंट्री तो थी नहीं, उस समय आपके राज्य होते थे, आपके जनपद हुआ करते थे। तो चाणक्य का मानना था जब भी कोई राजा गद्दी पे बैठता है, सिंहासन संभालता है, तो सबसे पहले उसका ये होना चाहिए कि भाई जो अगला राज्य है उसको डिफीट करके अपने राज्य में मिलाना है, क्योंकि वो चीज़ करूँगा तभी मैं अपनी जो जनता है उसको खुश रख पाऊंगा। क्योंकि उसने कहा था कि राजा के 2 सबसे बड़े धर्म होता है, एक रक्षा और एक पालन। तो रक्षा करेगा प्रोटेक्शन दे के, लेकिन पालन कैसे करेगा? प्रोटेक्शन तो कर लेगा चलो, लेकिन डेवलपमेंट कैसे करेगा अपनी जनता का? तो वो करेगा एक्वायर करके। जब दूसरे की ज़मीन छीनेगा तो उस पर जब डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, तो आपकी जनता का भला होगा। तो समझे, अर्थ मतलब जो इकोनॉमिक बेनिफिट हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या होता है, जो आपका एनिमी हो जाता है वो आपका नेबर हो जाता है। तो पहली बात तो ये आती है। अब देखो आप करंट कॉन्टेक्स्ट में लगा के देखो, उन्होंने कहा था कि भाई जो आपका जनपद होगा, पड़ोसी जनपद, वो आपका दुश्मन होगा। लेकिन करंट कॉन्टेक्स्ट में देखो आप, इंडिया चाइना के बीच में टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है, फिर वो आपका अक्षय चीन को लेके हो, अरुणाचल प्रदेश को लेके हो, सिक्किम को लेके हो, ठीक। इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है। जम्मू कश्मीर तो आप सुनते रहते हैं, साथ ही साथ में जो आपकी सर क्रीक है गुजरात वाले एरिया में, उसको लेके प्रॉब्लम है। इंडिया श्रीलंका के बीच में जो कच्छा तीबू आइलैंड्स हैं उनको लेके दिक्कत। इंडिया बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली ही 100 से ऊपर एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया था, जो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। सो देखो वो चीज़ आज भी कितनी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कितनी रेलिवेंट है कि भाई उस समय बात कह दी और आज भी चल रही है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में दिया हुआ है सेम चीज़। अब समझो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि उनका है मंडल सिद्धांत। अब देखो मंडल सिद्धांत में क्या कहते हैं यहाँ पे, मैं आपको समझाऊंगा करंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। सो चाणक्य का मानना था जो मेन किंग है, जो चाणक्य का किंग है, उसका नाम है विजिगिशु, चक्रवर्ती सम्राट। जो जीत आएगा, जो सबको हराएगा और वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा, ठीक है ना, मतलब सुपीरियर सबसे।
सो हम ले लेते हैं विजिगीषु को इंडिया मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने मान लिया विजिगीषु को इंडिया। अब देखो उसका जो जस्ट नेवर है, मतलब जो अरी है, अरी मतलब एनिमी, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इंडिया है विजिगीषु, उसका जो नेबर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अर्थ की वजह से जो हमारा इमीडिएट नेबर है वो हमारा हो जाएगा दुश्मन, तो वो हो गया हमारा अरी, ठीक। और जो अरी का नेबर होगा वो हमारे मतलब दुश्मन का दुश्मन हो गया, और दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त। तो देखो ये समझना, ये हो गई पहली कंट्री मान के चलो इंडिया, ठीक है। ये हो गई दूसरी कंट्री मान के चलो पाकिस्तान, और ये हो गई तीसरी कंट्री, और ये हो गई चौथी, और ये हो गई पाँचवीं। पहली इंडिया, इंडिया का दुश्मन जो हमने बताया अरी, अरी को हम ले सकते हैं पाकिस्तान, आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारा नेबर भी है, हमारी एनमिटी भी है। फिर हम ले सकते हैं मित्र, जो तीसरा कंट्री है ईरान। इंडिया ईरान के आपको पता है रिलेशन बहुत ज़्यादा कॉर्डियल हैं, और ईरान पाकिस्तान के रिलेशन कॉर्डियल नहीं है। ईरान का पाकिस्तान का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे डिस्प्यूट भी है, और वहाँ पे लेके जैसे बलूचिस्तान वाला जो रीजन है उधर पूरा का पूरा ईरान से बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, और वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई डिस्प्यूट होती ही रहती है, जो रेंजर्स हैं उनके बॉर्डर वाले, ठीक है। लेकिन हमारा बहुत बढ़िया दोस्त है ईरान, ठीक। अब ईरान का इमीडिएट नेबर हमको देखने को मिलता है इस कॉन्टेक्स्ट में अज़रबैजान। और आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली अज़रबैजान और ईरान के बीच में भी जो रिलेशन को लेकर खटास आ गई थी, क्योंकि अज़रबैजान ने अग्रेशन शो किया था ईरान के अगेंस्ट, तो उनके बीच भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। और अज़रबैजान का इमीडिएट नेबर है अर्मीनिया, और अज़रबैजान और अर्मीनिया के बीच में भी लड़ाई हो रही है, जो कि आप सबको पता होगा। और इसके अकॉर्डिंगली देखो, उस समय उन्होंने कहा था 2500 साल पहले कि हमारे जो दुश्मन का दुश्मन होगा हमारा दोस्त होगा, और उसके अकॉर्डिंगली रिलेशन बनते जाएंगे। तो देखो इंडिया का ईरान भी दोस्त है, और एक छोड़ गया फिर अर्मीनिया, तो इंडिया ईरान अर्मीनिया बना नेक्सस, बनी दोस्ती की चीज़। पाकिस्तान अज़रबैजान, इन दोनों के बीच में एक कंट्री है ईरान, दोनों की दुश्मनी है और आपस में दोस्ती है पाकिस्तान और अज़रबैजान की, समझे बात को। सो इस चीज़ को भी देखते हैं, देखो मैप पे देखते हैं एक बार, जब मैप पे देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये तो होगा अपना भारत हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया। इंडिया का इमीडिएट नेबर हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक। अब हम जाएंगे तो देखो ये वाली चीज़, ये इतना बड़ा बॉर्डर है ईरान के साथ, और अफगानिस्तान भी ले सकते हो उस कॉन्टेक्स्ट में, ऐसा नहीं ईरानी लोग हैं, ठीक। अफगानिस्तान इंडिया के रिलेशन कितने बढ़िया हैं, बिकॉज कोई डायरेक्ट ऐसा बॉर्डर नहीं है, बस अगर यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर छोड़ दें अगर, तो बहुत 170 किलोमीटर अराउंड बॉर्डर रहेगा। बाकी पाकिस्तान बीच में, और पाकिस्तान के रिलेशन देखा जाए तो ब्रॉडर सेंस में दोनों के साथ ही खराब है, इंडिया के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी, ठीक। और पाकिस्तान के रिलेशन ईरान के साथ भी बहुत अच्छे नहीं है, इतने अच्छे हो सकते थे। अब ईरान के बाद आता है देखो अज़रबैजान, इनका यहाँ को लेकर डिस्प्यूट है। और अज़रबैजान का नेबर आता है आपका आर्मेनिया, जिनका इस बार रीजन को लेकर डिस्प्यूट है, जो कि पीछे नगोरो खरवन के एरिया को लेकर लड़ाई भी हुई थी 2020 में दोनों के बीच में। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया पहला कंट्री जो इंडिया हो गया, ये हो गया पाकिस्तान जो इंडिया का एनिमी हो गया, ये हो गया ईरान जो इंडिया का दोस्त हो गया, ये हो गया अज़रबैजान जो कि पाकिस्तान का दोस्त हो गया, और ये हो गया अर्मीनिया जो कि इंडिया का दोस्त हो गया। तो देखो ऐसा नहीं है कि हमने कोई पिक किया है, दोस्ती बनाई है हमने सोच समझ के, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऐसे हो गई इन चीज़ें, स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कि आप ऐसा बहुत ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकते। अब इंडिया में मान के चलो कोई और पार्टी भी आती है, कोई और आइडियोलॉजी भी रूल करती है, तब भी अल्टीमेटली जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऐसे बनने हैं कि उनका रिलेशन अर्मीनिया के साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि अज़रबैजान का रिलेशन पाकिस्तान से अच्छा है ही है, और पाकिस्तान इंडिया का रिलेशन ख़राब है ही है। तो ऐसे करके देखो चीज़ें बन के आती हैं। हम सोचते नहीं यार कि अपने आप से डिसीजन ले लिया होगा फॉरेन पॉलिसी वालों ने बैठ के कि अर्मीनिया के साथ रिलेशन अच्छे कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। तो इस मैप के थ्रू और ये मंडल सिद्धांत को आप देखोगे तो अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने आज के कॉन्टेक्स्ट में मंडल सिद्धांत को पुट किया है, और आपको मैप पे भी समझाया है, और उनका जो चाणक्य का मंडल सिद्धांत था उसको भी समझाया, और ये बताया कि एनिमी जो नेबरिंग स्टेट्स होती हैं बनती क्यों हैं, रिसोर्सेज, लैंड, एसेट्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें तो हैं, और क्या है, इसीलिए लड़ाई हो रही है बॉर्डर पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में टेरिटोरियल जो चीज़ें होती हैं आपको वो इकोनॉमिक बेनिफिट देती हैं। जैसे कि चाइना ने तिब्बत को पूरा एक्वायर कर लिया, उसकी वजह से इंडिया चाइना के रिलेशंस ख़राब होने स्टार्ट हो गए। चाइना को अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन पे भी क्लेम करना है, तो इंडिया और चाइना के रिलेशन और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं अब, ठीक है ना। तो यही चीज़ होती है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वायलेशन होता है और नेबर्स के बीच में दुश्मनी आ जाती है। चाणक्य ने सेम बात बोली थी, और हमने करंट कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को समझ भी लिया। अब आपको देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं कि क्यों है रिलेशन अच्छे क्यों है ख़राब, आपने ये चीज़ समझ ली, आपको ईजिली एकदम समझ में आ गया होगा कि अर्मेनिया इंडिया का क्या डायनामिक है, इंडिया अज़रबैजान के रिलेशंस क्या हैं, और इंडिया पाकिस्तान प्लस अर्मेनिया अज़रबैजान, इन चारों कंट्रीज़ का जो इंटर रिलेशन डायनामिक्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो ये है असली वजह, ये है जो हमने देखा कि चाणक्य नीति के थ्रू, मंडल सिद्धांत के थ्रू, कि कैसे हमने इस चीज़ को डिकोडिफाई किया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि करंट में चल क्या रहा है, थोड़ा रिसेंट हिस्ट्री के साथ। तो देखो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा होगा, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन दी अज़रबैजान अर्मीनिया। इस एरिया का नाम है आपका ये यहाँ पे नगोरो और खारवान रीजन, ठीक है। अब इस रीजन को लेकिन इनके बीच में लड़ाई चल रही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया का स्टैंड जो है ना जम्मू कश्मीर पे, वो ये है कि जम्मू कश्मीर बायलेटरल हमारा मैटर है विद पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के अलावा कोई और कंट्री उसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकता, कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में इंटरवीन नहीं कर सकती। 1972 में जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी
उसमें ये बात ऑफिशियली की गई थी कि कश्मीर जो रहेगा वो बायलेटरल इशू रहेगा, बायलेटरल ही नेगोशिएशंस होंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, पाकिस्तान चाहता है इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करना। पाकिस्तान चाहता है कि इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं और कंट्रीज़ हैं, यूएन है, वो सब बोलें जम्मू कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल हो जाए। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या आती है, अज़रबाईजान क्या करता है, अज़रबाईजान इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। अज़रबाईजान कहता है कि जैसे हमारी लड़ाई है आर्मीनिया के साथ, एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, सबको बोलना चाहिए, बायलेटरल कॉन्फ्लिक्ट तो है लेकिन साथ में और कंट्रीज़ को बोलना चाहिए। ऐसे ही जम्मू कश्मीर जो है इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। अज़रबाईजान पाकिस्तान का सपोर्ट करता है फॉर्मली, पूरी तरीके से। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों करता है? इसलिए नहीं करता कि उसको कोई पाकिस्तान से बहुत फ़ायदे हैं या किसी तरीके से उसने अभी रिसेंटली पॉलिसी चेंज करी है, नहीं। स्टार्टिंग से ऐसा है, डायनेमिक्स ऐसे बने हुए हैं। जब से इनको मतलब इनका फॉर्मेशन हुआ है यूगोस्लाविया यूएसएसआर के ख़त्म होने के बाद, तब से डायनेमिक्स ऐसे बन के आ गए कि इनकी आर्मेनिया से लड़ाई हो रही है, इनकी ईरान से लड़ाई हो रही है, ईरान की पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है और पाकिस्तान की इंडिया से लड़ाई हो रही है। तो आप ऑटोमेटिकली क्या होते हैं ना, आप साइड्स को चूज़ नहीं करते हो, आप ऑटोमेटिकली साइड्स में आ जाते हो कि भैया आपको पाकिस्तान के साथ जाके बैठने पड़ रहा है अज़रबाईजान को। अब जब अज़रबाईजान पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा तो खुद सोचो आप, आर्मीनिया पाकिस्तान का सपोर्ट तो नहीं करेगा और इंडिया अज़रबाईजान का सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से इंडिया आर्मीनिया आपस में रिलेशन में आ गए। इंडिया आर्मीनिया का रिलेशन बहुत अच्छा है और इसी वजह से इंडिया आर्मीनिया के रिलेशन डेवलप ही नहीं हो रहे हैं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हाइट्स को छू रहे हैं। इसीलिए इंडिया एक्सपोर्ट करता है डिफेंस मटेरियल्स को, वेपनरीज को, और यहाँ तक कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी इंडिया कर रहा है। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर क्या है पूरा का पूरा। अब देखो अज़रबाईजान के साथ इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा देख लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज़ क्या हैं। ठीक है, सो हमें ये पता ही है कि यहाँ पे नगोर्नो कराबाख रीजन को लेकर लड़ाई हुई थी पीछे 2020 में, आर्मीनिया और अज़रबाईजान को बीच में जो लड़ाई हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान और टर्की ने तो भाई काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लिसिटली अज़रबाईजान को ड्रोन्स, वेपन्स, यहाँ तक कि मिलिशिया से भी सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया, रिसोर्सेज के साथ साथ सोल्जर्स और मैन पावर के साथ भी। और अज़रबाईजान को एक अच्छी खासी लीड मिल गई उस एरिया में आर्मीनिया के ऊपर। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, अज़रबाईजान को जब उनसे सपोर्ट मिलेगा तो अज़रबाईजान हैज़ ओपनली बैक्ड पाकिस्तान पोजीशन ऑन दी कश्मीर इशू। अब अज़रबाईजान भाई खुल के एकदम पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। सो इन पैरेलल इंडिया वॉज गेटिंग क्लोजर टू आर्मेनिया। ऑब्वियसली बात है, इंडिया आर्मेनिया के पास चला गया। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। देखो इस्तानबुल डिक्लेरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये तो पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन में, इस्तानबुल डिक्लेरेशन में कौन कौन इंक्लूड है। तो देखो एक नेक्सस बनना है, किसका बनना है? अज़रबाईजान, पाकिस्तान और टर्की। तो इन तीनों ने साइन की है इस्तानबुल डिक्लेरेशन, और इस्तानबुल डिक्लेरेशन के अंदर भी इन्होंने क्या है, जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के स्टैंड को सपोर्ट किया है। तो ये एक और मैटर ऑफ कंटेंशन आ जाता है बिटवीन इंडिया एंड अज़रबाईजान, इसलिए इंडिया आर्मीनिया के सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंडिया आर्मीनिया की कोऑपरेशन, कि हमारे और आर्मीनिया के बीच में कोऑपरेशन के एरियाज़ क्या हैं और क्यों हो रहा है। तो एक एस्पेक्ट तो इकोनॉमिक है। ठीक है, एक इकोनॉमिक इसलिए बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि आर्मीनिया की ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अराउंड आई थिंक 25 से 30 लाख की तो पॉपुलेशन है टोटल। तो उनका कोई ऐसा भी नहीं कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है या मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी है, बट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट या ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडिया बना रहा है रशिया तक। ठीक है, अब जब इंडिया रशिया एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें आर्मीनिया का एक इंपॉर्टेंट रोल है, आर्मीनिया उसका पार्ट है। तो इसलिए इकोनॉमिकली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी लेवल पे इंडिया आर्मीनिया आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। फिर आता दूसरा पॉइंट जियोपॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली, कैसे जियोग्राफी डिसाइड कर रही है आपकी पॉलिटिक्स को, कैसे आर्मीनिया ईरान के रिलेशन ठीक हैं तो इंडिया ईरान के रिलेशन ठीक हैं और इंडिया आर्मीनिया के रिलेशन ठीक हैं। तो जब जियोग्राफी डिसाइड करती है ना पॉलिटिक्स को, तो उसी कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। और वही चीज़ हमने अच्छे से मंडल सिद्धांत के थ्रू अभी देखी, इसलिए कहते हैं मंडल सिद्धांत को बेस्ट बुक माना जाता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जियो पॉलिटिक्स की। आज भी बहुत कुछ सीखने को है उससे। ठीक है, और तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट आता है यहाँ पे डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंगेजमेंट। तो इंडिया का क्या है ना, अभी इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स का, वेपन्स का। बट इंडिया के क्या एस्पिरेशंस हैं? इंडिया का एम्बिशन ये है कि इंडिया बनना चाहता है एक्सपोर्टर ऑफ द आर्म्स। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, ये टॉप 5 एक्सपोर्टर्स हैं वर्ल्ड में आर्म्स के। बट इंडिया ऑल्सो वांट टू कैच दीज कंट्रीज़। तो इंडिया कैसे करेगा भाई? इंडिया के ये जो हैं टारगेट मार्केट्स हैं, आर्मीनिया है, वियतनाम है, या साउथ ईस्ट एशिया में और भी जो कंट्रीज़ हैं जिनको थ्रेट है फ्रॉम दी चाइना। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छे मार्केट्स हैं। इंडिया यहाँ पे अपना मान लीजिए पिनाकट सिस्टम इंस्टॉल होगा आर्मीनिया में, कल को जाके छोटी मोटी वॉर होती है आर्मीनिया अज़रबाईजान के बीच में, और जो पिनाका एयर डिफेंस सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन करेगा। ऑब्वियसली बातें करेगा क्योंकि उसने इंडिया में भी अच्छा फंक्शन करके दिखाया है। इंडिया की क्वालिटी हमेशा बेस्ट रहती है, और वो जब अच्छा फंक्शन करेगा तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, इंडिया कल और एक्सपोर्ट कर पाएगा। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, सिर्फ इंडिया को ये नहीं है कि वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है भाई, अंदर आता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, हमारा पैसा मजबूत होगा, वो अलग बात होगी, इंडिया की ब्रांड बढ़ेगी। ठीक,
इंडिया बाद में चाहेगा तो रुपी में ट्रेड कर सकता है आर्मीनिया के साथ, क्योंकि जब हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ना, इंटरनेशनलाइजेशन रुपी भी कर पाएगा। तो एक्सपोर्ट करना तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, अगर इंडिया असल में चाइना को कंटेन करना चाहता है तो ठीक है। तो इसलिए आर्मीनिया के साथ सिर्फ इतना आप छोटे से लेंस से मत देखो कि अजरबैजान के आर्मीनिया के बीच में लड़ाई है, अजरबैजान ने मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया तो इंडिया कर रहा है आर्मीनिया को सपोर्ट। नहीं, इंडिया के ग्रैंड एम्बिशन है, इंडिया ग्रैंड प्लान है जिसमें वो एक बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री बनना चाहता है, ना कि सिर्फ मर्केंडाइज गुड्स का, बल्कि आपका जो वेपन्स हैं, डिफेंस है, सिक्योरिटी, इन सारे मटेरियल्स का भी। ठीक है, तो देखो अपना ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। बट मेरा मतलब ये था कि आप इस चीज़ को सिंपली ऐसे ना देखें कि कोई अभी 2 साल पहले लड़ाई हो गई और 1 साल पहले अजरबैजान ने कुछ कह दिया इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान के सपोर्ट में, तो इसलिए रिलेशन ऐसे हो गए। नहीं, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में होता है। हमने इसको देखा कैसे, एक जो 4th सेंचुरी BC में लिखी हुई अर्थशास्त्र किताब के कॉन्टेक्स्ट में हमने समझा कैसे आज के टाइम में ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है, जो 2500 साल पहले भी ऐसे इन्फ्लुएंस करती थी और 2500 साल बाद भी करती रहेंगी। तो ये यहाँ से सीख है कि हमें आज भी अपने जो हमारे हिस्टोरिकल, जो हमारे एपिक्स हैं, जो हमारी स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, जो भी लिटरेरी हमारे सोर्सेज हैं, उनको यूज़ करना बनता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, एक नया दृष्टिकोण जान के, एक नया पर्सपेक्टिव जान के कि किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस वर्क करते हैं और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को आज के टाइम पे इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने के लिए। सो ऐसी वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे हम आगे भी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।